सुनो यार, अंडमान प्लान कर रहे हो तो एक बात बता दूं, आप गलती से सही जगह लैंड कर गए हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अंडमान के बारे में सब कुछ, मतलब सब कुछ, जैसे कि कौन कौन सी जगह घूमनी है, कितना बजट चाहिए, यहाँ आने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है और होटल कहाँ कहाँ बुक करने हैं, और अगर ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक कर रहे हो तो उनसे आपने कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। सो नमस्कार, मैव ट्रेवल्स में हम स्वागत करते हैं आपका। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अंडमान और निकोबार की जर्नी को। सबसे पहले अंडमान और निकोबार आइलैंड को समझते हैं, क्योंकि होता क्या है, आपने सोचा होता है कि अंडमान का टूर अपन 5-6 दिन में कर लेंगे, और बहुत से लोग वही 3-4 जगह बताते हैं कि पोर्ट ब्लेयर घूम लो, हैवलॉक घूम लो, नील घूम लो और हो गया आपका अंडमान का टूर। पर नहीं, ऐसा नहीं है। अंडमान बहुत बड़ा है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें कुल मिलाकर लगभग 572 छोटे बड़े टापू हैं, और इनको डिवाइड किया गया फर्दर 3 एरियाज में। जो ये नीचे वाला एरिया है जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये है निकोबार का। ये अभी टूरिस्ट के लिए पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है, पर अगर आप रिसर्च फेलो जाएं तो आप यहाँ जा सकते हैं, पर आपको लेनी होगी बहुत सारी परमिशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। और अब बात करते हैं इस टॉप वाले रीजन की। ये है नॉर्थ एंड मिडल अंडमान डिस्ट्रिक्ट। इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो है मायाबंदर में, और यहाँ पर कुछ घूमने वाले प्लेसेज हैं। दिगलीपुर, यहाँ पर आपको मिल जाएगी अंडमान निकोबार आइलैंड की सबसे हाईएस्ट पीक, सैडल पीक। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे अल्फ्रेड लाइमस्टोन केव्स, श्यामनगर जो कि फेमस है एक्टिव मड वैल्कनो के लिए, रॉस एंड स्मिथ आइलैंड जिसे हम ट्विन आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, विराटा मैनग्रोव पार्क, मायाबंदर इत्यादि। हम नॉर्थ एंड मिडल अंडमान का एक अलग से वीडियो करने वाले हैं, क्योंकि उसका एक सेपरेट टूर प्लान बनता है पूरा, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं पर इस वीडियो को देखने के बाद। अब बात करते हैं अंडमान की सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली जगह, साउथ अंडमान की। लगभग 80% के करीब जो टूरिस्ट आता है वो इसी जगह पर घूमना पसंद करता है, और यह भाग भी आगे फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है पोर्ट ब्लेयर और उसकी सराउंडिंग, जिसके लिए आपको 2 दिन चाहिए होंगे कम से कम घूमने के लिए। दूसरा है हैवलॉक आइलैंड, जिसे हम आज की डेट में स्वराज द्वीप के नाम से भी जानते हैं, इसके लिए भी आपको चाहिए कम से कम 2 दिन घूमने के लिए। और तीसरा है नील आइलैंड या शहीद द्वीप, इसके लिए 1 दिन पर्याप्त होगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे तो यहाँ पर महीना निकालो। तो अब बात करते हैं कि आप अंडमान कैसे पहुंचे। यहाँ की जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है, और यहाँ के लिए आपको इंडिया की मेजर सिटी से डायरेक्ट और कनेक्टिंग फ्लाइट मिल जाएंगी, जिसका फ्लाइट टाइम रहेगा लगभग 2.5 से लेकर 4 घंटे का। और जो कनेक्टिंग फ्लाइट है उनका हम नहीं बता सकते कितना टाइम लगेगा, वो डिपेंड करता है आपकी होम सिटी के ऊपर। और अगर आप चाहें तो आप पैसेंजर कम कार्गो शिप के थ्रू भी अंडमान आ सकते हैं। ये शिप्स चलती हैं विशाखापट्टनम, चेन्नई और कोलकाता से, पर इसमें आपके लग जाएंगे, मतलब सही में लग जाएंगे, क्योंकि इसमें लगते हैं 2 से लेकर 4 दिन। और ये कोई बड़ी क्रूज शिप नहीं होती है, ये बेसिक शिप्स होती हैं जो सामान भी ले जाती हैं और साथ में अगर दिल करे तो पैसेंजर्स को भी ले जाती है। अगर हम रेलगाड़ी से आना चाहें तो बॉस उसके लिए काम करो, पहले तो बिछाओ आप ट्रेन की पटरी, और अगर बिछ जाए तो आप आ सकते हैं, वरना भी के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। अब बात करते हैं अंडमान के इनर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दोस्तों यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है 3 मीडियम है, जल, थल और वायु, पर मेनली जो काम करते हैं वो है जल और थल, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट जिसमें चलती है आपकी स्पीड बोट्स और फेरी, और थल यानी रोड ट्रांसपोर्ट में वही स्कूटी, बाइक, ऑटो, कैब्स, मतलब जो भी आपको लगता है रोड पे चल सकता है वो सब कुछ यहाँ चलता है। अगर आप बैग पैकर्स हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट की बसेज आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये यहाँ पर सबसे सस्ता ऑप्शन है। और अगर आपको बसेज के चक्कर में नहीं पड़ना तो आप यहाँ पे स्कूटी भी हायर कर सकते हैं, जो आपको लगभग 500 रुपये पर दिन के हिसाब से मिल जाएगी, और उसमें 100-150 रुपये का तेल डाल दो और घूमे रहो सारा दिन, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी यहाँ आप ऑटो और कैब का इस्तेमाल भी कर सकते हो, इसका प्राइस डिपेंड करता है आपकी बार्गेनिंग पर जो बेसिक कैब का आपको मैं बता देता हूँ वो पड़ेगा 1000 रुपये 6 घंटों के लिए। बाकी अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, और जो वाटर ट्रांसपोर्ट है फेरी और स्पीड बोट, उसकी टिकट शुरू होती है लगभग 200 रुपये से। अब दोस्तों मैं आपके साथ एक बोनस टिप शेयर कर रहा हूँ। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आप पोर्ट ब्लेयर में लैंड करते ही सबसे पहले जाइए मरीना जेटी, और फिर जाइए स्टार के बुकिंग काउंटर पर, और वहाँ पर गवर्नमेंट फेरी को बुक कीजिए अपने हैवलॉक और नील के लिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट फेरी है उसका फेयर आपको कम लगेगा, 1500 से 2000 कंप्लीट टूर का। और अगर आप प्राइवेट फेरी करते हो उस कंप्लीट टूर के लिए तो लगभग 4000 से 5000 तक लग सकता है। आप गवर्नमेंट फेरी के लिए इनमें से कोई भी एक ट्रैवल कॉम्बिनेशन चूज कर लो, पोर्ट ब्लेयर से पहले हैवलॉक, फिर नील और फिर वापस पोर्ट ब्लेयर, या फिर पोर्ट ब्लेयर से पहले नील, फिर हैवलॉक और फिर वापस पोर्ट ब्लेयर। और आपको जिसकी भी मिलती है, मतलब जिसकी भी ले लो। क्या
अब बात करते हैं प्राइवेट फेरी और गवर्नमेंट फेरी के बीच के डिफरेंस की। पहले बात करते हैं गवर्नमेंट फेरी की। ये सस्ती होती है, इसकी टिकट आपको 500 रुपये से शुरू हो जाएगी, पर यह ऑनलाइन बुक नहीं होती। इसके लिए आपको लाइन पर लगना पड़ेगा। इसकी बुकिंग 3 दिन पहले ही खुलती है और इसमें पहली प्रायोरिटी दी जाती है लोकल्स को। और इसका फायदा है कि आप इसमें जो बाहर ओपन एरिया होता है वहाँ भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट फेरी की। ये थोड़ी कॉस्टली है, पर इसको आप घर पर बैठे आराम से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, पर आप इसमें ओपन एरिया में बाहर नहीं जा सकते और बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो अब बात करते हैं साउथ अंडमान के बेसिक ट्रैवल प्लान की। सबसे पहले बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर की, जहाँ पर आप लैंड करेंगे और इसके आसपास लगभग 15 से 20 प्लेसेज ऑफ इंटरेस्ट हैं। और अगर आपको उन सबको कवर करना है तो आपको 4-5 दिन लगेंगे, पर कम से कम आप 2 दिन में इनको कवर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस रीजन की। ये पोर्ट ब्लेयर का सिटी एरिया, इसके इर्द गिर्द ही 9-10 डेस्टिनेशन है जिसको आप 7-8-9-10 घंटों में कवर कर सकते हैं। जैसे कि सेलुलर जेल, वही काला पानी के सजावाली, राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मरीना पार्क और एक्वेरियम, गांधी पार्क, जॉगर्स पार्क, साइंस सेंटर, कॉर्बिन कोव बीच, चिड़िया टापू इत्यादि। तो चलो बात करते हैं अन्य जगहों के बारे में जिनको कवर करने में आपको टाइम लगेगा। हो सकता है आपको सारा दिन लगे, आधा दिन लगे। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, प्लेसेस टू विजिट इन अंडमान। तो उसमें हमने सब कुछ बताया है कि कब, कैसे, क्यों, कितना टाइम लगेगा आपको उन प्लेसेस को घूमने के लिए। तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर लें और उसको देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी कुछ एक प्लेसेस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो नियर बाय पोर्ट ब्लेयर है, जिनको आप घूम सकते हैं। पहला है रॉस आइलैंड, जिसे अब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, और नॉर्दर्न बे आइलैंड। दूसरा है चेतम आइलैंड और माउंट हैरियट नेशनल पार्क। तीसरा है सिंक आइलैंड, नॉर्थ वंडूर बीच, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, जॉलीबाई बीच, रेड स्किन आइलैंड इत्यादि। अब पोर्ट ब्लेयर घूमने के बाद आप जाएंगे हैवलॉक। आप पोर्ट ब्लेयर से फेरी के थ्रू ही जाएंगे। यहाँ पे 4-5 मेन प्लेसेज है घूमने के लिए, जिनके लिए आपको कम से कम 2 दिन चाहिए होंगे मिनिमम कंप्लीट करने के लिए। पहला है राधानगर बीच, जिसे कि एशिया का सबसे क्लीनेस्ट बीच का अवार्ड दिया है टाइम्स मैगजीन ने। अब बात करते हैं एलिफेंट बीच की। ये वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हब है अंडमान का, पर यहाँ आप डायरेक्ट रोड के थ्रू नहीं जा सकते। इसके लिए लेनी पड़ेगी आपको फेरी, जो चलेगी हैवलॉक जाटी से, और आप जा सकते हैं ट्रैक के थ्रू भी, जो आपका शुरू होता है राधानगर बीच से एलिफेंट बीच तक। फिर है आपका काला पत्थर बीच, ये फेमस है अपने सनराइज के लिए। और उसके बाद है विजयनगर बीच और गोविंदनगर बीच। ये दोनों ही बीच फेमस है अपनी बीच प्रॉपर्टी के लिए। तो अगर आपको हैवलॉक को 2 दिनों में कवर करना है तो मैं आपको बेसिक आइडिया बता देता हूँ। जैसे आप हैवलॉक पहुंचे, उसके बाद इधर उधर गेड़िया गुड़िया मारिए, अपना होटल हाटल जाइए, लंच वगैरह कीजिए और जाइए राधानगर बीच। यहाँ पे 3-4 घंटे अपना आराम से बिताइए पहले दिन का, और इसको घूमने के बाद वापस अपने होटल आइए, रात को रिलैक्स कीजिए, क्योंकि सुबह आपने जल्दी उठ के जाना है काला पत्थर बीच, जो कि फेमस है सनराइज के लिए सिर्फ। और उसके अलावा वहाँ पे करने के लिए आपको कुछ नहीं होगा। आपने काला पत्थर बीच गए, आपने सनराइज देखा, और उसके बाद आप जाइए एलिफेंट बीच मॉर्निंग में लगभग 9 बजे के करीब। यहाँ जाने के मैंने आपको बताया 2 ऑप्शन है। आप हैवलॉक जेटी से फेरी के थ्रू भी जा सकते हैं और राधानगर बीच से आप ट्रैक करके भी जा सकते हैं। यहाँ पे 2-3-4 घंटे बिताने के बाद आप वापस आइए और आप घूम सकते हैं विजयनगर बीच और गोविंदनगर बीच। वैसे तो इन दोनों बीचेज पे आपको एक्सेस इजीली नहीं मिलेगा, क्योंकि एक प्राइवेट बीचेज जो प्रॉपर्टी इस किनारे पर है वो इनको ओन करती हैं। पर आप कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाइए, हो सकता है आपको कोई ना कोई जुगाड़ मिल जाए और आप इन बीचेज पे घूम लें। पर अगर आपके पास पैसा है तो आप इन्हीं 2 बीचेज में अपना होटल का स्टे रख लीजिए, तो आप इजीली इन बीचेज को एक्सेस कर सकते हैं। और अब आपको जाना है फेरी के थ्रू हैवलॉक से नील पहुंचते ही आप पाएंगे कि यहाँ का पानी हर कुछ ही साफ है, मतलब हर कुछ ही साफ, मतलब ऐसा साफ पानी आपने दुनिया में और कहीं नहीं देखा होगा। तो मतलब इतना साफ पानी है। और यहाँ पर भी घूमने वाले 4-5 मेन प्लेसेज हैं, जैसे कि लक्ष्मणपुर बीच नंबर 1, लक्ष्मणपुर बीच नंबर 2, भारतपुर बीच, सीतापुर बीच और रामनगर बीच। और अगर आपको इसको बेसिक आप इसको कैसे एक दिन में घूम सकते हैं, मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। आप जैसे ही नील पहुंचे, आप सबसे पहले जाइए लक्ष्मणपुर बीच नंबर 2, क्योंकि लगभग दिन में 11 बजे से 2 बजे के बीच में यहाँ पर लो टाइड्स रहता है। आप उसी दौरान इसको घूम सकते हैं। तो सबसे पहले आप गए लक्ष्मणपुर बीच नंबर 2, उसके बाद जाइए आप भारतपुर बीच। अगर आपने कोई एक्टिविटी करनी है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। और भारतपुर बीच के बाद शाम को आप जाइए लक्ष्मणपुर बीच नंबर 1 सनसेट को देखने के लिए। अपने सनसेट वहाँ पे एंजॉय कीजिए और रात को वापस आइए, रिलैक्स कीजिए, और सुबह आपने जल्दी उठना है, सीतापुर बीच जाना है, क्योंकि ये एक सनराइज पॉइंट है। अगर आप यहाँ पर सुबह नहीं गए तो दिन में यहाँ पर करने के लिए आपके पास ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो सीतापुर जाइए अगले दिन सुबह सनराइज देखने के लिए। और जैसे ही आपने सनराइज देखा उसके बाद होटल आइए, ब्रेकफास्ट कीजिए और वापस आइए
पोर्ट ब्लेयर के लिए। बाकी पोर्ट ब्लेयर पहुंचते ही जो आपकी रिमेनिंग डेस्टिनेशन रह गई हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, तो आप उनको कवर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अगर नहीं है तो आप वापस भी घर जा सकते हैं। बाकी दोस्तों हमने अंडमान की डिटेल टूर प्लान की वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। हमने बेसिक आइटनरी भी बनाई है अंडमान के लिए, उनकी भी आपको पीडीएफ उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए। अब बात करते हैं अंडमान में आप कौन कौन सी वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं और ये कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आप अंडमान में कर सकते हैं स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, बनाना बोट राइड, पैरासेलिंग, ट्रैकिंग, जेट स्की इत्यादि। आप ये एक्टिविटी पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक और नील तीनों ही जगह कर सकते हैं। अगर आपने पोर्ट ब्लेयर में करनी है तो आप जाइए कॉर्बिन कोव बीच, नॉर्थ बे बीच, या फिर हो सकता है कि आपको राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी ये करने को मिल जाए। हैवलॉक में आप कर सकते हैं एलिफेंट बीच में, और नील में आप कर सकते हैं भारतपुर बीच पर। अंडमान में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ साथ आप ट्रैकिंग का मजा भी ले सकते हैं। और कुछ फेमस ट्रैकिंग रूट में जो आपको बता रहा हूँ साउथ अंडमान के, वो है चिड़िया टापू से काला पत्थर तक, दूसरा है माउंट हैरियट नेशनल पार्क के लिए, तीसरा है राधानगर बीच से एलिफेंट बीच के लिए। अब बात करते हैं फूड ऑप्शन की। अंडमान में खाने पीने की ज़्यादा टेंशन नहीं है, यहाँ पर आपको वेज और नॉन वेज दोनों ही तरह का खाना मिल जाएगा। यहाँ तक कि आपको यहाँ पर शुद्ध वैष्णव भोजनालय भी मिल जाएंगे और आपको सस्ते फूड स्टॉल्स की ऑप्शन भी मिलेंगी और महंगे से महंगे रेस्टोरेंट भी मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह का फूड यहाँ पे खाना है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। दोस्तों अंडमान महंगा है, बहुत महंगा है बाकी इंडियन डेस्टिनेशंस के मुकाबले। पहला तो यहाँ आने का सबसे इजी ऑप्शन है फ्लाइट का। इसकी टिकट की प्राइस काफ़ी बढ़ गई है। मैं अपनी स्क्रीन पर टिकट की प्राइस आपको शेयर कर रहा हूँ। ये मैं चेक कर रहा हूँ अगस्त 2022 में 2-3 महीने बाद, अक्टूबर और नवंबर 2022 के लिए। आपको आइडिया लग गया होगा। बाकी आपकी बुकिंग करते टाइम ये रेट बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता से फ्लाइट के अप्रॉक्स एवरेज फेयर। और दूसरे नंबर पे बात करते हैं होटल्स की, तो मैं विद ब्रेकफास्ट 2 लोगों का आपको बता रहा हूँ। तो आपको बजट प्रॉपर्टी 1200 से मिलना शुरू हो जाएगी और लग्जरी प्रॉपर्टी 2500 से। उसी तरह हैवलॉक में 1500 से बजट प्रॉपर्टी और 2500 से लग्जरी। नील में 2000 से बजट प्रॉपर्टी और 3500 से आपको लग्जरी प्रॉपर्टी मिलना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं खाने की, लंच और डिनर की। तो एक दिन का लगभग 300 से 500 रुपये, पर इसके लिए आपको ढूंढने होंगे देसी ढाबे। और अगर आप रेस्टोरेंट में करते तो वो लगभग 700 रुपये से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा ये आप खुद एक्सप्लोर करना वहाँ पर। अगली बारी आती है फेरी की। तो अगर आप गवर्नमेंट फेरी बुक करते हैं इस साउथ अंडमान के टूर के लिए तो लगभग 1500 रुपये से 3600 तक का आपका फेयर जाएगा। और अगर आप प्राइवेट फेरी बुक करते हैं तो 4500 रुपये से 7500 रुपये तक। और ये रेट का फर्क इसलिए है क्योंकि इसमें आपकी सीटों की कैटेगरी बनी होती है, जैसे कि स्टैंडर्ड, इकोनॉमी, लग्जरी इत्यादि। और अगर आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड या रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड का राउंड ट्रिप लेना तो लगभग 750 रुपये। हैवलॉक से एलिफेंट बीच जाते हैं तो उसका राउंड ट्रिप का लगभग 1000 रुपये। स्कूटी का एक दिन का लगभग 500 रुपये और उसमें 100 रुपये का तेल डाल दो तो आप बस घूमते जाओ, कर लो दुनिया मिट्टी में। और अगर आप कैब वगैरह करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएंगी। उनका जो प्राइस है वो बार्गेनिंग स्किल पे डिपेंड करता है आपके, पर लगभग 1000 रुपये में आपको 6 घंटे के लिए कैब मिल जाएंगे अगर मोटा मोटा हिसाब में आपको दूँ। आप यहाँ पर अगर आपने बजट को आपने कम करना है तो आप ऑटो और गवर्नमेंट बसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका फेयर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप उनको देख लो और आइडिया ले लो। बाकी अब मैं आपको बेसिक आइडिया बता देता हूँ कि आपका कितना खर्च होगा अगर आप बेसिक 5 नाइट्स और 6 डेज का टूर लेते हैं अंडमान का। फ्लाइट का हम एवरेज मान के चलते हैं 21,000 रुपये राउंड ट्रिप का, और होटल का बजट ट्रैवलर के लिए लगभग 3700 रुपये पर पर्सन, और अगर आप बजट का इशू नहीं है तो लगभग 7000 रुपये पर पर्सन। लंच और डिनर का अगर बजट में है तो लगभग 2400 रुपये और 4200 रुपये से शुरू होगा लग्जरी का। फेरी का अगर आप गवर्नमेंट फेरी लेती है तो लगभग 1500 रुपये और अगर प्राइवेट लेते हैं तो लगभग 4500 रुपये से शुरू होगा। स्पीड बोट ट्रांसपोर्ट रहने वाली है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड की, और हैवलॉक से एलिफेंट बीच की, तो इसका 750 रुपये से 1750 रुपये। स्कूटी, बस, ऑटो, कैब का अगर हम एवरेज मान के चलते तो लगभग 3000 रुपये से लेकर 10,000 तक। अब हम जब इनको टोटल करते हैं तो लगभग 32,500 रुपये बजट ट्रैवलर के लिए, और अगर बजट का इशू नहीं है तो लगभग 48,500 रुपये। पर इसमें एक बात आपने ध्यान रखनी है कि इसमें कोई भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमने ऐड नहीं की है, वो आपको स्क्रीन पर प्राइस शो हो रहे होंगे, आप देख लो और आइडिया ले लो। अब बात करते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी अगर आपने अंडमान को घूमने आना है। अगर आप भारतीय हैं तो आपको किसी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, बस अपना कोई एक फोटो आईडी प्रूफ अपने साथ कैरी करके रखना, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। बाकी अगर आप फॉरेनर है तो हो सकता है कि आपको यहाँ आने से पहले रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट लेना पड़े। बाकी गवर्नमेंट की टूरिस्ट गाइडलाइंस की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत
रहने वाली है। बाकी जब आप आ रहे हो उस वक्त कोविड की सिचुएशन के अनुसार कोविड गाइडलाइंस को भी जरूर फॉलो करें। दोस्तों अब बात करते हैं होटल बुकिंग गाइड की कि आपको कहाँ कहाँ पे होटल बुक करने हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर की। तो अगर पोर्ट ब्लेयर में आपको सस्ती अकोमोडेशन चाहिए तो आपको इस वाले रीजन्स में मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको अपने स्टे का मजा लेना है तो आप कॉर्बिनको बीच, चिड़िया टापू बीच प्रॉपर्टी आप कोई भी ले सकते हैं। और हेवलॉक में दोस्तों जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर आपका बजट का इशू नहीं है तो आप गोविंद नगर और विजयनगर में बीच प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका थोड़ा बजट आपको चाहिए, मीडियम चाहिए, तो आप सिटी के अंदर कहीं पे भी प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं। और नील आइलैंड में आपको सिर्फ लगभग 1 दिन के लिए रुकना है तो आप कहीं भी प्रॉपर्टी ले लें अपने बजट के हिसाब से। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी। थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन आपको ऑप्शन मिल जाएंगी। ध्यान रखने योग्य बातें कि आपको अंडमान आने से पहले कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात ध्यान में रखने की है कि आपको पोर्ट ब्लेयर को अपने टूर के लास्ट में घूमना है ताकि आपके पास एक्स्ट्रा 1 दिन हो लास्ट में। क्योंकि होता क्या है कि आपको वापस आना होता है फेरी के थ्रू हैवलॉक या नील से पोर्ट ब्लेयर, पर बाई चांस एक्ट ऑफ गॉड कह लो या कुछ और, अगर आप वापस पोर्ट ब्लेयर ना आ पाए तो भी कोई घबराने की बात नहीं हो। आपके पास एक्स्ट्रा 1-2 दिन हो तो ताकि आपकी आगे की फ्लाइट ना छूटे। अपने साथ कैश कैरी करके रखें लगभग 10,000 से लेकर 15,000 तक। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ कैरी करके रखें अपने साथ, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और अगर फॉरेनर है तो इंडियन वीज़ा पासपोर्ट के साथ, और अगर हो सके तो उसकी 4-5 फोटो कॉपी भी साथ ले आए। जितने भी आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि मैप्स, आइटनरी और कोई भी आपको डाटा लगता है, कोई मूवी वगैरह लगती है तो आप उसको अपने फ़ोन पे डाउनलोड करके रखें। क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी ना के बराबर है, मतलब ना के बराबर। बाकी अगर यहाँ पर आपको सबसे अच्छा सिग्नल मिलेगा तो वो आपको बीएसएनएल का मिलेगा। अंडमान में अगर आपको म्यूजियम या गवर्नमेंट प्लेस घूमना चाहते हो तो यहाँ पर मंडे की छुट्टी रहती है। तो अगर मंडे बीच में आ रहा है तो एक बार कंफर्म कर लें कि उस दिन आप घूम सकते हैं या नहीं। अपने साथ एक फर्स्ट एड बॉक्स भी कैरी करके रखें। लोकल ऑफिशियल के फ़ोन नंबर अपने फ़ोन में सेव करके रखो ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप उनका इस्तेमाल कर पाओ। होटल बुक करने से पहले आप होटलियर से पूछ लें कि उनके पास वाईफाई है और उसको यूज़ करने के लिए कोई टाइम लिमिट तो नहीं सेट करके रखी है उन्होंने। बाकी उनकी प्रॉपर्टी बीच फेसिंग है या नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी में पूल है या नहीं है, तो इस तरह की बातें आप कंफर्म कर लें होटल बुक करने से पहले, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अपने ब्रेकफास्ट को अपने होटल के स्टे में ही ऐड कर लें। कम से कम पहली रात का आपका जो स्टे होगा आप यहाँ आने से पहले उसको एडवांस में बुक कर लें। हाई टाइड और लो टाइड की जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले ही आप पता कर लें क्योंकि अंडमान घूमने में वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। अंडमान इज ऑल अबाउट सनराइज एंड सनसेट, तो इसकी टाइमिंग भी आप नोट कर लें। ये लगभग 5 बजे रहती है, सुबह और शाम दोनों ही समय। यहाँ आने से पहले आप एक बार यहाँ की वेदर कंडीशंस भी जरूर चेक कर लें। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो आपसे उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए। है तो हम भी ट्रैवल एजेंसी ही, पर आप हमारे थ्रू क्यों ही आओगे, मतलब क्यों ही। और वैसे तो आपको कॉन्टैक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, पर लीव इट। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं अपने ट्रैवल एजेंट से। पहला, क्या आप सर्टिफाइड ट्रैवल एजेंसी है। दूसरा, क्या आपने पहले अंडमान विजिट किया है। अपने को किस टाइम आना चाहिए अंडमान ताकि अपने को रेट भी अच्छा मिले और मौसम भी मस्त मिले। क्या आपने पहले भी कोई अंडमान का टूर प्लान किया है या नहीं। क्या आप अपने पुराने गेस्ट का नंबर हमसे शेयर कर सकते हैं। आपके इस टूर प्लान में कोई हिडन चार्जेज हैं या नहीं। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो आप हमारी किस तरह से मदद करेंगे। और अगर हमारा टूर कैंसिल हो गया तो कितना पैसा वापस मिलेगा, कितना रिफंड होगा। क्या होटल्स की कंप्लीट डिटेल्स आप हमें देंगे, जैसे कि उनकी लोकेशन, वेब एड्रेस इत्यादि, ताकि हम खुद चेक कर सकें। बाकी हम एक डिटेल वीडियो करने वाले हैं, उसमें हमने बताना है आपको कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ट्रैवल एजेंट सेलेक्ट करने से पहले। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत जानकारी अंडमान और निकोबार के बारे में, और हमें ऐसा लगता है कि शायद आपको थोड़ी बहुत हेल्प तो मिली ही होगी। बाकी हम भी एक ट्रैवल एजेंसी है और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए टूर प्लान करके दें तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट का लिंक मिल जाएगा, बस आप उसको भर दो, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।